हेलो। तो हम आ गए हैं अपने 5th लेक्चर, जो कि इस चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी वीडियो होगा। हमने इससे पहले 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना करके इंडियन पॉलिटी की। उसमें लेक्चर क्रमबद्ध एकदम सीक्वेंस से पड़े हुए हैं। बहुत लंबे लेक्चर नहीं, छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप उसको इजीली देख सकते हैं। आइए आज हम जो अपना आखिरी पार्ट है क्रिटिसिज्म और कुछ फैक्ट्स, इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हुआ क्या कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जब चीज़ें बनने लगी तो सब चीज़ें खटकती हैं। किसको खटक रही थी? अंग्रेज़ों को खटक रही थी। और भी लोगों को, देखिए, कुछ क्रिटिसिज्म अंग्रेज़ों ने किया, कुछ जिसको सही लगा वो अपनी बातें रखा। तो ओवरऑल कुछ जो क्रिटिसिज्म है, जहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ देते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ ने किसने कहा था ऐसा संविधान सभा के बारे में, तो वो हम देखने वाले हैं आज। तो देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति वयस्क मताधिकार से नहीं चुना गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, वयस्क मताधिकार, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो कि भारत की जो जनसंख्या, जो लोग होते हैं वो चुन के भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इसको कहा गया नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या हुआ? नॉट अ सोवरेन बॉडी, संप्रभुत्व का अभाव। सोवरेन क्या होता है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग किसी भी देश के अधीन ना होना, किसी देश के मतलब जो है कि अंडर में होकर कोई कार्य न करना। आप लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, चाहे जो भी हो, आप जो है पूरा इंडिपेंडेंट होकर कार्य करना, सोवरेन। मगर यहाँ पे ऐसा था नहीं। भारत क्यों नहीं था? क्योंकि आप देख लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बैठकें होती थी, उसको बैठकों को कराने के लिए पहले ब्रिटिशर्स का अप्रूवल लेना पड़ता था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, इसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का निगरानी में ही बन रहा था। तो इसलिए इसको सोवरेन बॉडी नहीं कहा गया, उसका अभाव कहा गया जो है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सब इतने समय तो लगा, वाकई समय लगा। कंपेरिजन करते हैं अमेरिका से, जहाँ 4 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो उसके कंपेरेटिवली यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम ज़्यादा लगा। तो टाइम टेकन कहा गया, टाइम कंज्यूमिंग कहा गया यहाँ पे। डोमिनेंट बाय कांग्रेस, प्रभुत्व। यहाँ पे क्या था कि वहाँ पे उस समय बहुत सारी पार्टियाँ तो थी नहीं, मेन कांग्रेस ही पार्टी थी। इसीलिए कहा गया कि नहीं, यहाँ पे तो डोमिनेंट है, मतलब प्रभुत्व है कांग्रेस का ही जो है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि वन पार्टी बॉडी है। वन पार्टी बॉडी मतलब कांग्रेस ही बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कांग्रेस जो असेंबली है वो वन पार्टी बॉडी है। 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, प्रभुत्व। लॉयर मतलब वकीलों और जो नेताओं का प्रभुत्व था वहाँ पे। तो ऐसा क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सदस्य थे वो मैक्सिमम लॉयर थे या नेता थे। लॉयर उस समय लॉ, सब लोग बैरिस्ट्री पढ़ने जाते थे। लॉ का अपने आप में इम्पोर्टेंस था। चाहे आप गांधी जी को देख लीजिए, चाहे नेहरू जी को देख लीजिए, सभी लोग जो है लॉ में जो है अपना ग्रेजुएशन किए थे, वकील थे जो है। तो लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, इनका जो है वहाँ पे प्रभुत्व था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, ये भी कहा गया। विंस्कट साइमन, ये ब्रिटिश जो है आपके वो थे, क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन थे। इन्होंने कहा गया अ बॉडी ऑफ हिंदूज़, हिंदुओं का निकाय। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हिंदुओं का निकाय कहा गया। विंस्टन चर्चिल, जो कि 1940 से 45 में इंग्लैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, मतलब एक विशेष बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करती है जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये
6 इंपॉर्टेंट जो बोला गया, इसमें प्रश्न कैसे आ सकते हैं कि बोल दिया जाएगा कि रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ऐसा किसने कहा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में ऐसा किसने कहा, तो आप वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कई, आप उसमें विंस्टन चर्चिल लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीनवेल ऑस्टिन के हिसाब से मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी थी जो है, तो वन पार्टी बॉडी थी, ऑप्शन में रहेगा। ये हमारा जो है क्रिटिसिज्म पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रतीक, मुहर, सिंबल, सील, ये फैक्ट्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने अपने मुहर और सील के रूप में हाथी को जो है चुना, एलिफेंट, हाथी को चुना। जो मैं रेड से मार्क करूंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर जी को चुना गया था। संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर जी को चुना गया था। चीफ ड्राफ्ट्समैन, मुख्य प्रारूपकार, जो भीमराव अंबेडकर जी के अंडर में कमेटी बनी थी, उनके जो है चीफ ड्राफ्ट्समैन S सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। कैलियोग्राफर, सुलेखक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुलेखक, कैलियोग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। ओरिजिनल वर्जन ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड। देखिए, जो ओरिजिनल वर्जन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उसका जो है जो सुंदरीकरण का जो सौंदर्यीकृत जो किया गया जो है, उसको ये आपकी आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन के जो है जो आर्टिस्ट थे, उनमें नंदलाल बोस जी का नाम आता है और राम मनोहर सिन्हा जी का नाम आता है। इन्होंने इसके बाद हम देखेंगे कि जैसा हिंदी देख ही लेते हैं। ओरिजिनल वर्जन हो गया, फिर हिंदी वर्जन, जो इंग्लिश वर्जन था उसको, फिर हिंदी वर्जन। इसको जो है किसने किया है, इंग्लिश से हिंदी वर्जन को जो है वसंत कृष्ण वैद्य। आप इसको उनको ऐसे याद कर सकते हैं कि वसंत कृष्ण वैद्य मतलब कि हिंदी में जैसे वैद्य होते हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं का जो है आपका देते हैं, तो वो वैद्य ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हिंदी वर्जन के लिए वसंत कृष्ण वैद्य। और इन जो हिंदी वर्जन था उसका जो है सौंदर्यीकरण डेकोरेशन का काम किसने किया, तो ये देखिए, ये जैसे गया है नंदलाल बोस जी ने। हिंदी में किसने कन्वर्ट किया, वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, और इसका सौंदर्यीकृत किया जो है नंदलाल बोस जी ने। तो ये था टोटल। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा लर्निंग फैक्ट था जो है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगले टॉपिक से हम मिलेंगे, कुछ नया शुरू करके उसको अच्छे तरह से समझेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, कुछ सीखने को मिला, आपकी क्लैरिटी थोड़ी हुई जो है, तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और अपने व्यू पॉइंट्स को जो है इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।